नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आप घर पर रहकर अपने प्रतिदिन के करवाए गए कार्य को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे होंगे और साथ साथ उसको याद भी जरूर कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बच्चे आपकी इकाई 7 का कार्य शुरू किया। उसमें हमने पाठ नंबर 3 आपकी पसंद की पुस्तक का हिमालय की बेटियों का पठन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके पठन की समझ आई होगी। आज हम इस पाठ का अभ्यास प्रश्न 1 करेंगे हिमालय की बेटियों का। प्रत्येक पाठ में कुछ नए और कठिन शब्द होते हैं। पाठ को समझने के लिए ऐसे शब्दों के अर्थ एवं व्याकरणिक पहचान को जानना अवश्य होता है। हिमालय की बेटियां पाठ के ऐसे ही कुछ शब्दों को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ है बच्चे। पहला है विशेषण। विशेषण का अर्थ विशाल। विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा। कौतूहल, जानने की इच्छा या चाहत। निकेतन, घर। विराट, अत्यंत विशाल। प्रवाहित, बहता हुआ। आकर्षक, प्रभावित करने वाला। प्रतिदान, वापस करना। सचेतन, चेतना युक्त। और उचट, हट जाना। आगे है उल्लास। उल्लास का अर्थ है खुशी या हर्ष। अतृप्त, जिसका मन न भरा हो, प्यासा। लक्ष्य, उद्देश्य। मौन, चुप्पी, चुप, शांत। श्रेय, किसी काम के लिए मिलने वाला यश। विरही, प्रेमी से बिछड़ने से उत्पन्न दुख। प्रेयसी, प्रेमिका। हर्ज, नुकसान। प्रगतिशील, प्रगति करने वाला। अब आपके अभ्यास प्रश्न 1 का 1.1 का प्रश्न है। इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, आरंभ में लेखक को नदियां दूर से कैसी लगती थी। इसका उत्तर, आरंभ में लेखक को नदियां संभ्रात महिला सी लगती थी। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, लेखक नदियों के पिता और उनके पति की संज्ञा किसे देते हैं। लेखक ने हिमालय को नदियों के पिता और समुद्र को नदियों के पति की संज्ञा दी है। प्रश्न 11, दयालु हिमालय के हृदय की बूंदें किन 2 महानदों में एकत्रित होती है। इसका उत्तर है, दयालु हिमालय के हृदय की बूंदें सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 महानदों में एकत्रित होती है। प्रश्न नंबर 11, लेखक ने नदियों के माता बनने से पहले उन्हें किस रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की है। इसका प्रश्न उत्तर है, लेखक ने नदियों के माता बनने से पहले उन्हें बेटियों के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्न है 1.2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। कै, समुद्र को हिमालय का दामाद कहने के पीछे कवि का क्या कारण है। इसका उत्तर, लेखक ने हिमालय, समुद्र तथा हिमालय से निकली नदियों का सचेतन रूप प्रस्तुत करते हुए समुद्र को हिमालय का दामाद कहा है, क्योंकि हिमालय से निकली उसकी पुत्री के समान नदियां अंत में जाकर समुद्र से मिल जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने हिमालय की पुत्री का हाथ थाम लिया हो। प्रश्न नंबर आपका है ख, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से संबंधित किस सत्य को लेखक ने उजागर किया है। इसका उत्तर है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र से संबंधित निम्नलिखित सत्य को लेखक ने उजागर किया है। पहला, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय से निकलकर सागर में मिलती है। ख भाग, हिमालय की बर्फ के पिघलने से इन दोनों नदियों का निर्माण हुआ है। ग, जब ये नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं तो पतली होती हैं और इनका प्रवाह काफी तेज होता है। जब ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो अपेक्षाकृत शांत हो जाती है और इनका आकार भी विशाल हो जाता है। फिर है आपका प्रश्न नंबर ग, नदियों के प्रति लेखक के दृष्टिकोण में कब और क्यों परिवर्तन आया था। इसका उत्तर, लेखक ने पहले नदियों को मैदानी क्षेत्र में देखा था जहां उनका स्वरूप विशाल और प्रवाह शांत था।
जब उन्होंने इन्हीं नदियों को हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में देखा, जहां इनकी धारा पतली थी और प्रवाह काफी तेज था, तब नदियों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। फिर है, लेखक ने पाठ में ममता के धागे की बात की है। यह ममता का धागा क्या है और इसके माध्यम से लेखक नदियों में किस प्रकार के संबंध में होने की बात करता है। लेखक ने पाठ में जिस ममता के धागे की बात की है वह राखी का धागा है और इसके माध्यम से लेखक नदियों से बहन भाई के समान संबंध की बात करता है और लेखक नदी को बहन के रूप में देखता है। प्रश्न 1.3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। नदियों को माता कहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर, नदियों को माता कहने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जल को जीवन कहा गया है। नदियां हमें अपना जल देकर हमें जीवन देती है। नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है और मनुष्य ने पहली बस्ती नदी के किनारे ही बसाई क्योंकि यहाँ खेती करना आसान था। आज भी नदियाँ बिजली बनाने तथा सिंचाई के नए साधनों में सहायक है। नदी में डुबकी लगाकर माँ की गोद में खेलने जैसा अनुभव होता है और नदियाँ न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों के लिए भी कल्याणकारी होती है। नदियों को माता कहने के पीछे यही कारण हो सकता है। आगे प्रश्न है, आपने कौन सी नदियां देखी हैं? आप उन नदियों के बारे में क्या सोचते हैं और नदियां मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसका उत्तर, हमने निम्नलिखित नदियां देखी हैं: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सोन, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, दामोदर, साबरमती, कृष्णा आदि। ये सारी नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी है। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के किनारे ही फली फूली है और इन नदियों से पीने का पानी, सिंचाई करने के लिए तथा अन्य अनेक कार्य के लिए पानी मिलता रहा है और नदियां आने जाने का एक सुगम माध्यम भी रही है। आधुनिक युग में कल कारखानों के लिए भी नदियां आवश्यक रही है। आगे देखते हुए यानी कि नदियों की जो विभिन्न उपयोगिता के कारण ही हम उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते आए हैं और माता की तरह पूजते रहे। हमें इसकी धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। आगे है आपका प्रश्न 1.4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दीजिए। प्रश्न क्या? पाठ में कालिदास का उल्लेख किया गया है। कालिदास का उल्लेख लेखक ने किस कारण किया है? इसका उत्तर है, पाठ में लेखक ने कालिदास का उल्लेख उनके द्वारा रचित मेघदूत के संदर्भ में किया है, जिसमें बेतवा यानी कि वेत्रवती नदी का सचेतन रूप दर्शाते हुए कालिदास ने इसे मेघदूत की प्रेसी की संज्ञा दी है। लेखक को लगता है कि महाकवि कालिदास ने भी नदियों का अलग अलग रूप समतल मैदान और पहाड़ी घाटियों में देखा होगा, तभी उन्होंने भी नदी को प्रेसी का रूप दिया है। आगे है प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर हिमालय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। हिमालय का क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये काफी विशाल है। इसकी ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। नीची चोटियों पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल आदि के हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। हिमालय कई नदियों का उद्गम स्थल है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, कपिशा, गंगा, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियां यहाँ से निकलती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये नदियां पतली होती है, परंतु इनका प्रवाह काफी वेगवान होता है। तो बच्चों, हमने आपके अभ्यास प्रश्न 1 के प्रश्न उत्तर हल किए हैं। आपने इसको रफ नोटबुक पर लिखना भी है, लर्न भी करना है। जब नेक्स्ट डे मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी तो आपने इसको फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखाई में इसको राइट भी करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। धन्यवाद।